नमस्ते दोस्तों। अगर सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो सुखी जरूर हैं। 7 अप्रैल को जो था वर्ल्ड हेल्थ डे था। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में आज 2 आर्टिकल आए हैं। एक पहला जो है कि हेल्थ सेक्टर में जो कमियां देखी जा रही है उसको चिन्हित किया गया है राइटर के द्वारा, और दूसरा जो आर्टिकल है उसमें मेनली जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, वो ज्यादा सुसाइड की ओर प्रेरित हो रहे हैं। इसके क्या कारण है? ठीक है, दोनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड है। तो इसलिए प्रयास करें कि हमेशा से सकारात्मक सोच रखें जिससे कि आप मानसिक बीमारी से दूर रख सकेंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में सुखी भी रह पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 8 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बताया था क्योंकि 7 अप्रैल को जो था वर्ल्ड हेल्थ डे था, ये ध्यान रखेगा। तो इसी संबंधित जो हेल्थ केयर है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद दूसरे आर्टिकल में यूथ जो सुसाइड की ओर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, बड़ी मात्रा में जो है युवा आत्महत्या कर रहे हैं, उसके क्या कारण है। और तीसरा जो आर्टिकल है जीएसटी से संबंधित है, क्योंकि विजय केलकर जो थे 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने ही सुझाव दिया है वर्तमान समय में कि तुरंत ही जो है वो जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, एक सिंगल टैक्स रिजीम लाने की आवश्यकता है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है हमारा समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत का मार्ग तैयार हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि समस्याएं क्या क्या है, चुनौतियां, जैसे कि अपर्याप्त पहुंच, चिकित्सक पेशेवरों की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य में खर्च होते हैं, मतलब कि बजट का बहुत ही कम हिस्सा दिया जाता है हेल्थ सेक्टर को। उसके बाद निवारक देखभाल का अभाव है भारत में, खासकर चिकित्सा में अनुसंधान का अभाव है, नीति निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में लगभग 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। तो इसको कैसे सुधारा जाए और क्या क्या कमियां हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, कैसे कैसे समाधान किए जा सकते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल है भारत में युवा आत्महत्या का विषय जो है वो बहुत ही जल्दी जो है खत्म होगा, क्योंकि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जितने ही बड़े एग्जाम हैं, आईआईटी, नीट, यूपीएससी, सीए, इन सभी एग्जामों के प्रिपरेशन करने वाले बहुत संख्या में जो छात्र हैं आत्महत्या कर लेते हैं। इसके क्या कारण है? बहुत से इसके कारण है। ठीक है, जैसे सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, जैसे समाज में अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए। इन सभी चीजों को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अनावश्यक रूप से जटिल जीएसटी में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता का रिकमेंडेशन किया गया है विजय केलकर के द्वारा, जो थे 13th फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन। इसमें मुख्यतः कहा जाता है उनके रिकमेंडेशन में कि एक स्वतंत्र सचिवालय, सबसे ज्यादा डिमांड उन्होंने किया है, एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए जीएसटी के लिए। उसके बाद दूसरा जो रिकमेंडेशन है कि 12% की दर एक एकल कर होना चाहिए, सिंगल टैक्स के रूप में लाया जाना चाहिए। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे, शेपिंग इंडियाज पाथ टू इंक्लूसिव हेल्थ केयर, मतलब कि समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत का मार्ग तैयार हो रहा है। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हमें स्वास्थ्य समानता के बारे में एकजुट करता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य और न्याय के केंद्र में एक आवश्यक विषय है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट्स। ठीक है, तो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में एक बहुत बड़ा अंतर देखा गया है, जो कि कोविड-19 महामारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ते सामाजिक आर्थिक अंतर के कारण उजागर हुआ है। ठीक है, इन तीनों कारणों को याद रखिएगा। कोविड-19 के बाद, उसके बाद लगातार जो है हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण ह्रास होता जा रहा है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक जो अंतर देखे जाते हैं हमारे समाज में। भले ही 140 से अधिक देश जो है वो स्वास्थ्य को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य के अर्थशास्त्र पर डब्ल्यूएचओ परिषद की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पूर्ण पहुंच की आवश्यकता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के पारित होने के साथ यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना सामाजिक न्याय या फिर विधायी परिवर्तन से परे लाखों लोगों के लिए आशावाद का स्रोत है। अब स्वास्थ्य समानता का क्या अर्थ होता है?
हेल्थ इक्वालिटी। तो स्वास्थ्य समानता यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उच्चतम स्वास्थ्य क्षमता प्राप्त करने का समान अधिकार मिले, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो। तो यह स्वीकार करते हुए कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारक जो है वो स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं, और यह विचार जो है वो आनुवांशिक रूप से परे है। डब्ल्यूएचओ का मिशन है कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों के बीच स्वास्थ्य में अनुचित और रोके जाने योग्य असमानताओं को खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो सच्ची स्वास्थ्य समानता तब सुनिश्चित हो पाएगी जब गरीबी, भेदभाव, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सीमित पहुंच, स्वस्थ आहार, स्वच्छ पानी, ताजी हवा और आवास जैसी स्वास्थ्य असमानताओं के मूल कारणों को अगर संबोधित किया जाएगा, इन समस्याओं को अगर दूर कर दिया जाएगा, तभी जाकर हम लोग सही रूप से स्वास्थ्य की समस्या को भी हम लोग समाप्त करने में सफल होंगे, और केवल स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच प्रदान कर सकती है जब इन सभी समस्याओं को हम लोग दूर कर लेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में पैदा हुए बच्चे को साफ पानी, पौष्टिक भोजन या फिर टीकाकरण तक पहुंच नहीं होती है, जो पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं की नींव है। ठीक है, असमानताएं क्या क्या है? तो ये मतभेद जो है वो महामारी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक राजनीतिक अशांति से भी बहुत ज्यादा बदतर है। इसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा खराब रहता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, क्योंकि आपका जीवन का सबसे प्रमुख स्तंभ है, आपका अस्तित्व का सबसे प्रमुख स्तंभ है आपका स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपके जीवन में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, कहीं भी आप योगदान दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में प्राथमिकताओं में जो है वो स्वास्थ्य है हमारा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच जो है वो महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है स्वास्थ्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है। सामाजिक और आर्थिक बाधाएं इस असमानता को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो यह गारंटी देने के लिए कि हर कोई स्वस्थ जीवन जी सके, स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य के सामाजिक आर्थिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए विधायी सुधार से परे है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सामाजिक परिदृश्यों को चिन्हित किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को समझने के लिए, इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों द्वारा ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। तो स्वास्थ्य समानता की राह जो है वो कठिनाइयों भरी है, जिसमें गहराई तक व्याप्त सामाजिक अन्याय से लेकर वैश्विक प्रणालीगत स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी शामिल है। खासकर भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देशों में इस स्थान पर विविध आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच पाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, वो भी स्थानीय स्तर पे लोगों की एकजुटता बहुत जरूरी है। अगर हमें सभी स्थानों पे, विविध क्षेत्रों में भारत के, अगर हम लोग सही तरीके से स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वैश्विक चुनौतियां क्या क्या है? तो संक्रामक रोग, हाशिए पर रहने वाले, ठीक है, जो लोग समाज से दूर रहते हैं या फिर गरीब लोग हैं जिन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाती है, और जो कमजोर समूह है उनको सबसे अधिक निशाना बनाते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, उनसे सबसे ज्यादा जो बीमार पड़ते हैं यही वो समूह है, चाहे वो कमजोर लोग हो या फिर गरीब लोग हैं, जिससे स्वास्थ्य समानता का अंतर बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, क्योंकि यह कम आय वाले और कमजोर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान जो है वो संघर्षों से गंभीर रूप से बाधित होता है, जो बुनियादी ढांचों को नष्ट कर देता है, समुदायों को उखाड़ फेंकता है और महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच बंद कर देता है। ठीक है, अब भारत की स्वास्थ्य समानता चुनौतियां क्या क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी मलिन बस्तियां जो है वो भारत के महानगरीय क्षेत्रों का लगभग 17% है। जो शहरों में मलिन बस्तियां होती है उनकी कुल जनसंख्या से अगर देखा जाए तो लगभग 17% जो जनसंख्या है वो हर एक शहर में मलिन बस्तियों में रहती है, या उससे अधिक भी हिस्सा है, और गंभीर स्वास्थ्य असमानताओं को भी प्रदर्शित करता है, जहां पे भीड़ भाड़, खराब स्वच्छता और साफ पानी तक सीमित पहुंच से स्वास्थ्य जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है। जाति और लिंग में असमानताएं बहुत ज्यादा है समाज में, जिससे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी का एक रिपोर्ट लाया गया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जो कि 2019 से 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा अधिक है और टीकाकरण दर भी बहुत कम है। और इसी के अतिरिक्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो उच्चतम वर्ग की महिलाएं हैं
उसमें लगभग 59% महिलाएं जो है वो एनीमिया की शिकार है, ठीक है। और वहीं अगर जो गरीब लोग हैं वहां अगर देखा जाए तो वहां पे महिलाओं का जो संख्या है जो एनीमिया से शिकार है वो दोगुना हो जाता है, ठीक है। जो स्वास्थ्य परिणामों में जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के प्रतिच्छेदन को भी दर्शाता है, ठीक है। इसी में आय कहा जाता है कि डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है भारत में, इन मुद्दों को और ज्यादा बढ़ा देती है। डब्ल्यूएचओ को आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.8 डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो अनुशंसित अनुपात से बहुत ज्यादा कम है। भले ही 75% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर महानगरीय क्षेत्रों में काम करते हैं, जो आबादी का केवल 27% है, लेकिन कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रूप से है, ठीक है। डॉक्टर्स जो हैं शहरों में तो फिर भी 27% हैं भी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे डॉक्टर हैं ही नहीं। तो भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और अधिक न्याय संगत भविष्य की ओर ले जाने के लिए सरकार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और समुदायों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। अगर मिलजुल कर कार्य करेंगे तो ग्रामीण स्तर हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोग स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों का विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। सरकारें और अधिकारी फंडिंग, रचनात्मक नीतियों और कानून के माध्यम से स्वास्थ्य की स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है बहुत अच्छा, जैसे भारत की आयुष्मान भारत पहल आर्थिक रूप से निचले 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। अब इन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं उसी को देख लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य समानता हासिल करने के लिए स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को एनएचएम में, एनएचएम का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन, में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करके स्वास्थ्य समानता को एक साझा समुदाय संचालित लक्ष्य में बदलना चाहिए, जिससे अपने लोगों को न्याय संगत देखभाल प्राप्त करने और शिक्षित स्वास्थ्य निर्णय लेने में भी सक्षम बनाया जा सके। सरकार के साथ मिलकर सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र जो है वो वंचित समुदायों को सेवा प्रदान कर सकता है। निवारक शिक्षा, कार्यबल विकास और बुनियादी ढांचे में वृद्धि पर जोर दे सकता है। डब्ल्यूएचओ, ग्लोबल फंड और गावी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो हैं वो सीमित संसाधनों वाले स्थानों में स्वास्थ्य पहल का समर्थन करते हैं और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जानकारी और संसाधनों को साझा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। नवाचार और तकनीकी विकास के माध्यम से भी हम लोग विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य में, जैसे कि जब से कोविड आया है हम लोग बहुत से ऐसे ऐप बना दिए गए हैं जिससे मेडिसिन होम डिलीवर हो जाता है, या फिर हम लोग डॉक्टरों से एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी नवीन तकनीक जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से जो दूर दराज के क्षेत्र है, रिमोट एरिया है, वहां पे भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को पहुंचाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है नवाचार और तकनीकी विकास के माध्यम से विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य में वाणिज्यिक क्षेत्रों और धर्मार्थ संगठनों पहुंच और प्रभावकारिता का विस्तार करते हुए पहुंच और सामर्थ्य को आगे बढ़ाते हैं। अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक संस्थान स्वास्थ्य असमानताओं, हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा, यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन को भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिससे कि समर्थित साक्ष्य आधारित प्रथाओं और नीतियों को बनाने में भी सहायता मिलेगी। तो इसी में निष्कर्ष में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि नीति निर्माताओं से लेकर जमीनी स्तर के संगठनों तक कई क्षेत्रों के बीच प्रभावी सहयोग स्वास्थ्य समानता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और ऐसे समय के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है जब उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक विशेषाधिकार के बजाय एक साझा वास्तविकता होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो है यूथ सुसाइड की बात की जा रही है भारत में। तो आत्महत्या जो है वो मानव जीवन की दुखद और असामयिक हानि है और भी अधिक विनाशकारी और हैरान करने वाली है, क्योंकि यह एक जानबूझकर की गई कृत्य है। तो भारत को विश्व में सर्वाधिक आत्महत्याओं का सबसे प्रमुख देश माना जाता है, जहां पे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में आत्महत्या से लगभग 1.71 लाख लोगों की मौत हुई और आत्महत्या की दर बढ़कर प्रति 1 लाख पर लगभग 12.4% हो गया है, जो भारत में अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक सुसाइडल केसेज है। लेकिन अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ठीक है, जिससे मृत्यु के चिकित्सा प्रमाण की कमी है और अन्य कारकों के कारण इन आंकड़ों को कम करके आंका जाता है, ठीक है।
तो दुर्भाग्य से सभी आत्महत्याओं में से 41% जो हैं, 41% सुसाइड जो हो रहे हैं वो लगभग 30 वर्ष से या फिर कम उम्र के बच्चे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में युवा महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है। हर 8 मिनट में एक भारतीय युवा जो है वो आत्महत्या के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जो परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था और देश के भविष्य के लिए क्षति है। युवाओं में आत्महत्या जो है वो भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। तो इस प्रवृत्ति के संभावित कारण क्या है? तो जैसे अभी द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एडीएसआई की हालिया रिपोर्ट, एडीएसआई का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 2017 और 2021 के बीच छात्र आत्महत्याओं की संख्या में 32% की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए आईआईटी, आईआईएससी में ज्यादा आत्महत्याएं हुई है उसके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो संबंधित कारण क्या क्या है? तो भारत की शिक्षा प्रणाली में युवाओं को जिस दबाव और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, उससे उच्च स्तर का तनाव और चिंता हो सकता है। जैसे आईआईटी जेई, नीट, यूपीएससी जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय बहुत ज्यादा तनाव होता है छात्रों में। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट। तो भारत में सामाजिक समर्थन की कमी, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से कलंक, कलंक का मतलब होता है अस्टिग्मा। ठीक है, अस्टिग्मा युवाओं को संघर्ष के दौरान मदद मांगने से हतोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए अवसाद जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को अलग थलग करना और उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके कारण जो है जो बच्चे मानसिक रूप से बीमार होते हैं वो भी सही तरीके से इलाज नहीं ले पाते हैं। इसी में आगे कहा जाता है कि भारत में तेजी से हो रहे सामाजिक आर्थिक बदलावों ने युवाओं के लिए तनावपूर्ण और अनिश्चित माहौल पैदा कर दिया है, खासकर शहरी इलाकों में जहां सामाजिक अलगाव, नौकरी के अवसर की कमी और आर्थिक कठिनाइयां बड़े पैमाने पर मौजूद है। ठीक है, तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जो अपर्याप्तता और सामाजिक तुलना की भावनाओं को बढ़ा सकता है, जिससे कम आत्मसम्मान, अवसाद और आत्मघाती विचार पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम के छूट जाने के डर का प्रभाव। यहाँ पे कहा जाता है इस उदाहरण में कि फियर ऑफ मिसिंग आउट इफेक्ट ऑफ इंस्टाग्राम। बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो या रील बनाते हैं, लेकिन उन्हें जो है लोकप्रियता नहीं मिल पाती है, उसके कारण भी लोग अवसाद में चले जाते हैं बड़ी संख्या में। तो उच्च सामाजिक उम्मीदें, आईआईटी और आईआईएम में 1 करोड़ से अधिक प्लेसमेंट के लिए माता पिता की उम्मीदें होती है कि बच्चे उसमें चले जाएं, लेकिन वहाँ बहुत से बच्चे नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहाँ जो सीटें होती है वो लिमिटेड होती है और बहुत ज़्यादा कड़ा कंपटीशन होता है। और अन्य मुद्दे क्या क्या हैं, सुसाइड के कारण क्या क्या हैं? तो जैसे ऑनलाइन गेमिंग के कारण भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे की मौत हो रही है, सुसाइड कर ले रहे हैं। कर्ज का दबाव, ठीक है, लगातार जो है अभी देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे ऐप बन गए हैं। क्रिकेट का ही अगर एग्जाम्पल ले लें तो एक प्रकार से जुआ खेला जा रहा है, जैसे ड्रीम इलेवन हो गया। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कर्ज का बढ़ावा देता है, उसके कारण कर्ज का दबाव भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिश्ते में कलह, शीर्ष संस्थानों में खराब लिंग अनुपात, नशीली दवाओं का प्रचलन, शराब का दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग, खराब कार्य जीवन संतुलन, ये सभी जो कारण हैं सुसाइड के कारण है। ठीक है, तो इसके समाधान क्या क्या है? जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जाए, आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को जाने और उन्हें गंभीरता से ले, युवाओं से सीधे पूछे कि क्या वे आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद स्थिर, सुरक्षित शारीरिक और भावनात्मक घरेलू वातावरण बनाए रखें, जैसे तनाव के बारे में उचित संचार, बातचीत कर सके कि क्यों तनाव है। ठीक है, उसके बाद युवा लोगों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए। उदाहरण के लिए उनकी बात सुने, न केवल जो कहा जा रहा है बल्कि जो नहीं कहा जा रहा है उसे भी सुने। ठीक है, मतलब कि बहुत से बच्चे जो हैं बहुत सी बातें नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे दिखाई देता है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के उपचार तक पहुंच प्रदान करें, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हो गया या फिर मादक द्रव्यों, अल्कोहल का सेवन संबंधी विकार जैसे आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम, परामर्श और चिकित्सा से पहुंच सुनिश्चित करें। उसके बाद सहकर्मी सहायता और पारिवारिक और सामुदायिक सहायता प्रदान करें, जैसे आईआईटी खड़गपुर में छात्र कल्याण समूह बनाया गया है इसी के लिए, जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको वहां से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसी समाधान में आगे कहा जाता है कि युवाओं और अभिभावकों को चेतावनी के संकेतों सहित आत्महत्या की रोकथाम के बारे में और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के तरीके के बारे में शिक्षित करें, जैसे युवाओं में मुकाबला करने के कौशल विकास करने में मदद करें। इसमें उनमें लचीलापन पैदा करें जो उन्हें तनाव और कठिन समय से निपटने में मदद करेगा।
आत्मघाती संकट या फिर भावनात्मक संकट में फंसे किसी व्यक्ति के लिए 24 घंटे टोल फ्री, उसके बाद गोपनीय आत्महत्या रोकथाम हॉटलाइन उपलब्ध हो। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, प्रतिस्पर्धा और दबाव को कम किया जा सकता है और वैकल्पिक करियर के रास्ते तलाशे जा सकते हैं। अंत में सोशल मीडिया साक्षरता और ऑनलाइन जोखिम और साइबर बुलिंग के बारे में जागरूकता पर भी जोर देना चाहिए। ठीक है, जिससे सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सरकार द्वारा की गई पहल, जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री जो 24 घंटे उपलब्ध है, ठीक है, सातों दिन उपलब्ध है, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन किरण लॉन्च किया गया है। देश भर में आत्महत्या के मामलों की रोकथाम के लिए भारत राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति बनाया है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी करना और प्रसारित करना। IGOT दीक्षा मंच के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने में NIMHANS द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन क्षमता निर्माण। NIMHANS को कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ठीक है, द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन क्षमता निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद युवाओं में आत्महत्या को कम करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना शामिल है, जो अंतर्निहित सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और स्थितिजन्य कारकों को संबोधित करता है, जो आत्महत्या के विचार में योगदान कर सकता है। या इस प्रकार एक समाज के रूप में हमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में अधिक खुला होना चाहिए, उन्हें हल करने के लिए संचयी प्रयास करना चाहिए और अंततः अपने छात्रों और युवाओं को जनसांख्यिकी लाभांश में बदलना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये जो है जीएसटी से संबंधित रिफॉर्म की यहाँ पे रिकमेंडेशन की गई है विजय केलकर के द्वारा, जो कि 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है, तो आवश्यक रूप से जटिल जीएसटी में तत्काल सुधार की जरूरत है। भारत के कर सुधारों के प्रमुख वास्तुकार और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने देश की अगली सरकार से अनावश्यक रूप से जटिल जीएसटी व्यवस्था में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया, जैसे एकल कर पर स्विच करना चाहिए, 12% की दर और स्थानीय सरकारों और नगर निगमों के साथ स्वास्थ्य राजस्व साझा करना चाहिए। जीएसटी परिषद के लिए एक स्वतंत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें, एक 12% हो गया और एक स्वतंत्र सचिवालय के निर्माण पर भी विचार किया गया है, जो ये ध्यान रखेगा कि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी लागू किया गया था भारत में। जो जुलाई 2017 में शुरू किए गए एक अप्रत्यक्ष कर के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है, क्योंकि सचिवालय को चलाने वाली केंद्र सरकार की वर्तमान व्यवस्था को राज्यों द्वारा समस्याग्रस्त माना जा सकता है। तो जीएसटी व्यवस्था को उसके सबसे स्वाभाविक गंतव्य तक ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधार भी करने की आवश्यकता है। कर दरों को बड़े पैमाने पर राजस्व तटस्थता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित करना, जैसा कि भारत ने कहा, प्रति उत्पादकता, काउंटर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एकल जीएसटी दर की जरूरत क्यों है, तो मौजूदा जीएसटी जो है वो धोखाधड़ी की उत्पत्ति करता है, मतलब कि धोखाधड़ी के अवसरों की उत्पत्ति करता है। धोखाधड़ी की उत्पत्ति जीएसटी दरों की संरचना में निहित है, क्योंकि जीएसटी की उच्च दरें धोखेबाजों के लिए कर चोरी को आकर्षित कर रहा है। इसके बजाय उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्तरों के साथ राजस्व को समान रूप से साझा करते हुए 12% की एकल जीएसटी दर जल्द से जल्द पेश की जाए। ज्यादातर विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भी जीएसटी पर एकल जीएसटी या फिर वैट दरें निर्धारित की गई है। तो पूर्व वित्त सचिव ने कहा है कि एकल दर और सरल जीएसटी या फिर वैट कानून वाले देश कर राजस्व को अनुकूलित करने और कर विवादों को कम करने में सफल हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया रहे हैं बहुत से देश का, जीएसटी या फिर वैट प्रणाली वाले देशों में से 80%, जहां पे भी जीएसटी या फिर वैट सिस्टम चलाया जा रहा है, वहां पे 80% देशों में सिंगल टैक्स रिजिम रखा गया है। ठीक है, एकल कर दर का विकल्प चुना है, जिसमें सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूएई और जापान शामिल है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि जीएसटी को स्थानीय निकायों के साथ साझा करना चाहिए, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी परिषद को उसके प्रारंभिक दशक के दौरान सहायता प्रदान करना समझने योग्य था। शुरुआत में जैसे स्टेट्स का जो समस्या हो रहा था, तो उसको बहुत से मुआवजे दिए गए थे केंद्र के द्वारा, लेकिन यहाँ पे विजय केलकर जी के द्वारा आगाह किया गया है कि यह संभव है कि राज्य सरकार जो समान अधिकारों के साथ जीएसटी परिषद के सदस्य भी है, हमेशा यह महसूस नहीं कर सकती है कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था
अपने समर्थन या जीएसटी परिषद को दी जाने वाली सलाह के मामले में तटस्थ और निष्पक्ष है। ठीक है, तो दुर्भाग्य से हमारे शहरी स्थानीय निकायों के पास महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक सामानों की आपूर्ति के लिए निवेश करने के लिए आवश्यक वित्तीय आधार की बेहद ज्यादा कमी है। ठीक है, तो तीसरे स्तर के साथ जीएसटी का समान साझाकरण हमारी शहरी सरकारों के वित्तीय आधार को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और शासन को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है इसे सक्षम, यहाँ पे इसको वे फॉरवर्ड के रूप में देख सकते हैं। इसे सक्षम करने के लिए हमें एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले सरकार के तीसरे स्तर के लिए समेकित निधि बनाने के लिए, और दूसरा जीएसटी सुधार, जहां जीएसटी को केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों जैसे नगर निगमों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। और यह बिल्कुल उचित है क्योंकि जीएसटी एक उपभोग कर है। ठीक है, कंजम्पशन टैक्स है, और करदाताओं को, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हम लोग जितने सामान खरीदते हैं उसमें भी जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे करदाताओं को अपने करों के भुगतान से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ को देखना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया है कि इस तरह की व्यवस्था से स्थानीय सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली शासन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक वस्तुओं के लिए नागरिकों की मांग बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से अगर जीएसटी को एकल टैक्स रिजिम में ले आया जाएगा, सभी जगह जो है 12% ही जीएसटी रहेगा, तो उससे ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन भी होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से देश हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7 सदस्य हैं, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह जो बिम्स्टेक बनाया गया है, मेनली इसका जो उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका सचिवालय जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के मुख्य कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह करेंसी नोट जारी करता है, उसका आदान प्रदान करता है, उन्हें नष्ट कर देता है, और साथ ही भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को भी प्रचलन में लाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह बड़े पैमाने पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में भुगतान प्रणाली के सुरक्षित और कुशल तरीके को पेश और उन्नत करता है। तो कितने स्टेटमेंट है जो सही है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आरबीआई से संबंधित है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र, इसी को कहा जाता है सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। उसके बाद दूसरा जो है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मतलब कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। उसके बाद चौथा जो स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। तो उपरोक्त में से कितने संस्थान जो हैं वो पूरी तरह से आरबीआई द्वारा वित्त पोषित है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 2 ही जो ऐसे संस्थान है यहाँ पे इन चारों विकल्पों में जो पूर्णतः जो है आरबीआई के द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र पहला है, और दूसरा है इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है, भारत के पास विश्व स्तर पर कोयले का तीसरा सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत दुनिया को कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, कोल इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ा उत्पादक है जो भारत में 70% से अधिक कोयला उत्पादन में योगदान देता है। तो कितने स्टेटमेंट हैं जो सही हो जाएंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 2 ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इंडिया जो है वो 5वां लार्जेस्ट जियोलॉजिकल रिजर्व ऑफ कोल है। ठीक है, ग्लोबली अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पे, और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा
परिवर्तन कार्यक्रम वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये लाया गया है? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम। तो ये लाया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था। कैसा लगा आज का डिस्कशन? प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।